अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर बलोच है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ वो बहुत थोड़ा सेंसिटिव सा भी है और बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना, और ये ख़ुसूसन मेल्स के लिए है। और इसको अंडरस्टैंड करना, समझना कि ये होता क्या है या इसकी कब दवाई की ज़रूरत पड़ती है और कब इसके लिए चेकअप करवाने की ज़रूरत पड़ती है। टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नफ्स में तनाव की कमी। और इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ कि जब पीनस में या नफ्स में तनाव कम हो और या आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकें, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नाउ इसको समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, या पहले हम इसको देखते हैं कि इरेक्शन क्या होता है या नफ्स में सख्ती या तनाव क्या होता है। ये स्टार्ट होता है अब एक इसकी फैंटेसी से, मतलब दैट कैन बी विजुअल और इमेजिनेटरी, और या आप जब पार्टनर के साथ फोर प्ले कर रहे हैं तो उससे ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड का फ़्लो पिनाइल एरिया में ज़्यादा होता है, और जो वापस आने का ब्लड वापस लेके वेसल्स आती हैं उसमें कम हो जाता है वापस आने का प्रोसेस, और पीनस के अंदर ब्लड भरना शुरू हो जाता है, और उससे पीनस के अंदर सख्ती आती है जिसको हम नफ्स की तनाव या इरेक्शन कहते हैं। और अगर ये इतना तनाव ना हो कि जिससे पार्टनर सेटिस्फाई हो सके, या इसका तनाव का ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए हो, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, या जिसमें प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पा रही। अगर इसकी वजूहात की बात करें तो इसकी कोई एक एग्जैक्ट वजह बयान करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें रिस्क फैक्टर्स मुख्तलिफ इन्वॉल्व होते हैं, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हम 3 तरह से इसको तकसीम कर सकते हैं, 3 तरह की कैटेगरीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। और उसमें जो पहली वजह है दैट इज़ साइकोजेनिक, मतलब नफ्सियाती। एक कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोच लेते हैं या ये एज्यूम करते हैं अपने आप में कि उनके अंदर ये मसला है कि वो इरेक्शन प्रॉपर नहीं होती, वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दैट एंड सेकंड इज़ वेसोजेनिक, अगर कोई वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की, जो पिनाइल एरिया की ब्लड वेसल्स हैं, अगर उसमें ब्लड का प्रेशर या ब्लड का फ़्लो कम हो जाए तो वो भी एक इसकी एक टाइप है, इसकी वजह हो सकती है। एंड थर्ड वन इज़ ट्रॉमेटिक, अगर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गया जिससे पिनाइल एरिया की ब्लड वेसल्स कोई डिफेक्ट आ गया है, उसमें ब्लड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गया है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्टेन मेडिकेशंस हैं, कुछ मेडिसिन इस तरह की होती हैं, और इसके अलावा एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन जो है वो, या स्मोकिंग अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो उस वजह से भी हो सकती है। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि इसके सर्टेन कोई पेट ऑर्गेनिक कॉज हम नहीं बयान कर सकते, इसकी मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एक तो एज है, ग्रोइंग एज के साथ इसका रिस्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा डायबिटीज़, जो लोग डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हैं या ज़ियाबितस शुगर का शिकार हैं, तो उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि पेरिफेरल एरियाज़ की जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस वजह से ये हो सकता है। ओबेसिटी एक और इसकी वजह हो सकती है, इसका एक रिस्क फैक्टर है। ओबीज़ पीपल में ये जो मोटे लोग हैं, मोटापे का शिकार लोग हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा हो सकता है। और तीसरी है डाइटरी हैबिट्स, खुराक जो मतलब हम खाते हैं या उसका इस्तेमाल, उसको कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसकी डाइजेस्टिव इश्यूज़ जिनको लोगों के होते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा इम्बैलेंस डाइट भी है, उसका एक फैक्टर हो सकता है कि अगर जो ज़रूरी वाइटामिन हैं या जो मेटाबॉलिक रेट है, सेडेटिव लाइफस्टाइल की वजह से वो हमारा कम हो जाता है, तो उस तरह से उसको एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो ये एक और वजह हो सकती है, उसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दैट में बी ड्यू टू एग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। अगर मैं जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि साइकोजेनिक एक टाइप हो सकती है इसकी, अगर कोई बंदा एग्जाइटी का शिकार है, किसी डिप्रेशन में, किसी परेशानी में मुब्तला है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो सकती है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, या उसकी इरेक्शन उस लेवल की नहीं होती कि पार्टनर को सेटिस्फाई कर सके। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट या इसके इलाज की तरफ। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेडिकल, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, कंप्लीट शेयर करें, उसके डायग्नोसिस करवाएं, और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। हमारे यहाँ पे इस मामले में इस टॉपिक पे बोलना इसलिए भी मैं ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा था कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें कब पता चलेगा
कि हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो रहे हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है, क्योंकि हमने फ़लाँ से पूछा था तो उसने ये दवाई दे दी और फ़लाँ से पूछा था तो उसने कहा था कि इतने पैसे लगेंगे। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक डायग्नोज ठीक तरह से नहीं होगा, ठीक तरह से तशख़ीस नहीं होगी, तब तक उसका इलाज करना मुमकिन नहीं होता। और किस तरह का इलाज करने की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने पहले वजूहात में आपको बताया कि इसकी एक वजह डायबिटीज़ हो सकती है। अगर डायबिटीज़ का मरीज़, उसकी डायबिटीज़ या उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसको उस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसका डायबिटीज़ को या उसकी शुगर का इलाज करेंगे। कोई ट्रॉमा से गुज़र रहा है, कोई उसको साइकोलॉजिकल किसी डिसऑर्डर से गुज़र रहा है या किसी डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके लिए हम उसका पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट करेंगे, उसको काउंसल करेंगे, उसको बताएंगे कि इसको किस तरह से हैंडल करना है और उसका हम पहले इलाज करेंगे। उसके बाद इसकी जो हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, पहले डाइट के साथ डाइटरी इम्प्रूवमेंट है कि डाइट हेल्दी डाइट हो, एक्सरसाइज हो, मेटाबॉलिक रेट आपका ठीक हो, तो दैट कैन बी मैनेज्ड। और जहाँ पे ज़रूरत हो फिर उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जाते आखिर में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि इसको आप शर्माएं मत। अगर किसी भी इस तरह के आपको लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए मेडिकली, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसका इलाज करवाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।